students, I am Nisha Gilani welcomes you all to the English class. Today we are going to discuss class 9th poem 1 The Road Not Taken from an English book Behind. This poem was written by Robert Frost. Now let us read the poem line by line. Two roads diverged in a yellow wood. Diverged means separate, alag hona. And yellow wood means forest. And here forest को yellow कहा गया है. Yellow indicates the color of the leaves. Here जो trees पे जो leaves थी उनकी color yellow था because it was an autumn season. In autumn season leaves becomes yellow, then they fall and then new leaves comes. तो क्या हो गया था? Two roads diverged in a yellow wood. Poet was standing where two roads were diverging, separate हो रही थी in a yellow wood forest में. And sorry I could not travel both. Poet was feeling guilty. He was sorry because he could not travel both. वो दोनों roads को travel नहीं कर सकता था. क्यों? And be one traveler because he was the only traveler. वो अकेला था. And Long I stood, वो बहुत देर तक वहाँ पे खड़ा रहा because he could not travel both the road at the same time and looked down one as far as I could. जितनी दूर तक पोएट का आई स्पैन था, जितनी दूर तक वो देख सकता था, he saw and looked down as far as I could. जितनी दूर तक वो देख सकता था. To where it bent in the undergrowth. Here bent means curve. Means मुड़ जाना. In the undergrowth means dense growth of plants. मतलब plants की बहुत ही ज़्यादा dense growth थी. घने क्या थे वहाँ पे? पेड़ पौधे थे. उनकी growth बहुत ज़्यादा dense थी कि पोएट को आगे उसने क्या देखा कि to where it bent in the undergrowth, कि जहाँ तक वो देख पा रहा था उसने देखा. उसके बाद ही saw कि जो roads हैं वो मुड़ गई हैं in the undergrowth means dense growth of plants. Now stanza second. Then took the other just as fair. Poet thought कि I will take the second road, क्योंकि उसको लगा कि ये भी क्या है? उतनी ही fair है जितनी की first road है. And having perhaps the better claim. Here perhaps I am writing here. Perhaps means probably, शायद, पॉसिबिलिटी. उसको लगा कि ये वाली रोड सेकेंड रोड भी है क्या है? बेटर क्लेम मीन्स प्रॉमिसिंग मीन्स सेकेंड रोड भी इतनी ही प्रॉमिसिंग है, इतनी ही फेयर है जितनी की फर्स्ट रोड है. ये श्योर नहीं था, उसको प्रोबेबली मीन्स शायद, उसको लगा शायद सेकेंड रोड भी उतनी ही प्रॉमिसिंग है जितनी की फर्स्ट रोड है. क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. बिकॉज जो सेकेंड रोड थी वो भी क्या थी? बहुत ज़्यादा ग्रासी थी एंड वॉन्टेड वेयर. हेयर वॉन्टेड वेयर मीन्स wanted where means had not been used means less traveled. कि जो सेकेंड रोड थी वो क्या थी? ग्रासी थी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा यूज़ नहीं की हुई थी, मतलब लेस ट्रैवल्ड थी, ज़्यादा लोग उस पर ट्रैवल नहीं किए गए थे. दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. पोएट कहता है कि जो वहाँ से भी पासर बाय जो जाते हैं वो भी ऐसा ही सोचते होंगे कि सेकेंड रोड कम ट्रैवल की गई है. फिर भी मोस्ट ऑफ द पीपल चोज द फर्स्ट रोड टू ट्रैवल बट पोएट चोज द रोड विच वॉज less traveled. Now move to the stanza third. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Means now it is the early morning time and the poet saw that both roads, दोनों ही roads क्या हैं? equally lay means equally set हैं. जैसे कि फर्स्ट रोड है वैसे ही सेकेंड रोड सेट है. एंड व्हाट ही सॉ इन लीव्स मीन्स दोनों ही रोड्स पे क्या हैं? लीव्स हैं. दोनों ही ग्रीन रोड्स हैं बिल्कुल लीव्स से. नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक मीन्स क्रश्ड विद फीट पैरों से कुचल देना. लेकिन इसमें क्या लिखा है? नो स्टेप मीन्स कोई भी जो स्टेप था, नॉट इवन अ सिंगल स्टेप, हैड ट्रॉडन ब्लैक मीन्स जो लीव्स थी वो पैरों से नहीं कुचली गई थी. अभी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम था. अब वैसे दोनों रोड्स पे उसको फर्स्ट डे दिखा
कि डिफरेंस है, फर्स्ट रोड पे ज़्यादा लोग ट्रैवल किए हैं एंड सेकेंड रोड पे लेस ट्रैवल्ड। लेकिन इस टाइम पे पोएट ने देखा कि दोनों ही रोड्स पे इक्वली लीव्स हैं एंड कोई भी अभी उन पे चल के नहीं गया है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर भी पोएट ने ये डिसीजन लिया कि जो फर्स्ट रोड है, आई केप्ट दिस रोड फॉर अनदर डे एंड आई विल ट्रैवल ऑन दिस रोड, कि उसने डिसाइड किया कि मैं सेकेंड रोड पे ही ट्रैवल करूँगा, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। जबकि पोएट ये जानता था कि जो सेकेंड रोड है वो उसको और भी वेज पे ले जाएगी, कि ये सेकेंड रोड जहाँ जाएगी आगे कोई और वे होगा, देन सेकेंड वे, देन थर्ड वे, आफ्टर दैट सो मैनी वेज, की जो सेकेंड रोड है वो बहुत सारे वेज पे ले जाएगी। येट नोइंग दिस फैक्ट आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। एंड पोएट को डाउट भी हुआ कि क्या मैं वापस आ पाऊँगा इस रोड पे, कि तब भी उसने डिसाइड किया मैं सेकेंड रोड पे ट्रैवल करूँगा, जबकि उसको फर्स्ट रोड का डाउट था कि वेदर आई शुड कम बैक ऑन दिस रोड और नॉट। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। पोएट सेड, मैं, अब ये शैल आ गया, मीन्स ये फ्यूचर की बात है। पोएट ने कहा आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई मीन्स डीप रिलीफ, डीप रिलीफ, कि जैसे हम एकदम लॉन्ग ब्रेथ लेते हैं ना, ऐसे साई। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, एजेस एंड एजेस मीन्स जनरेशन, हेंस मीन्स फ्रॉम नाउ। तो कहता है अब से, मतलब जो आने वाली जनरेशन होगी, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह जो होंगे, उनको वो बताएगा, क्या बताएगा, दैट टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, कि दो रोड्स थी, दे वर डाइवर्जिंग इन अ येलो वुड, इन अ वुड, फॉरेस्ट में डाइवर्ज हो रही थी। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, एंड मैंने कौन सी रोड चूज की थी, विच वॉज लेस ट्रैवल्ड, जिसपे कम लोग गए थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और उसी की वजह से ये सारा डिफरेंस है। डिफरेंस मीन्स इधर पोएट बताना चाहता है कि मैं आज जहाँ पे हूँ वो उसी चॉइस की वजह से हूँ जो मैंने रोड तब अपने पास्ट में चूज़ की थी। सो इट मीन्स दैट द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट, लिसन केयरफुली, इस लाइन से पोएट क्या कहना चाहता है, दैट हैज़ made all the difference means whatever decisions and choices we make in our life definitely gonna impact our future। हम जो भी डिसीजन और चॉइसेस अपनी लाइफ में लेते हैं वो हमारे फ्यूचर पे ज़रूर उसका असर होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन अस ओनली, ये हम पे ही डिपेंड करता है, दैट व्हाट चॉइसेस वी आर मेकिंग, हम क्या चॉइसेस ले रहे हैं, एंड व्हाट डिसीजंस वी आर टेकिंग, व्हाट डिसीजन, हम क्या डिसीजंस ले रहे हैं। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द पोएम। ये सारे स्टैंजास कंप्लीट हो गए। नाउ वी विल डिस्कस द rhyming words and rhyming scheme. Now, before doing the rhyming scheme of the poem, let us know what are the rhyming words. First, we should know what are the rhyming words. For this, you should underline all the last words of every line, each line. First, underline all the last words, and let's have a look at an example. Like if I say, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. See, आपने केयरफुली सुना होगा, आपको रियलाइज हुआ होगा जो लास्ट लाइन थी उसके क्या वर्ड्स थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, एंड these both words are rhyming। दोनों क्या हो रहे हैं, राइम कर रहे हैं एक आपस में, स्टार, आर, कार, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स। सो these both are rhyming। now let's have a look in the poem। two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both। अब देखिए would and could, they both are not rhyming। let's read again। next rhyme, and be one traveler long I stood। see, these both words are rhyming, would and stood। आप ध्यान से देखिए, आपको लगेगा ये दोनों क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं, would, stood, and look down one as far as I could again it is rhyming। these three words are rhyming with each other। and to where it bent in the undergrowth, growth and
undergrowth. These both are rhyming. So if the question asks write the rhyming pairs, then you have to write क्या क्या rhyming pairs हमारे बन सकते हैं. Wood rhymes with stood, so wood and stood. Second, both, both and undergrowth. ये दोनों क्या हो गए, 2 pairs. अगर 3 pairs पूछे जाएंगे then we can also write stood and could, wood and could. ठीक है, stood and could and wood and could. So these are the 3 pair of rhyming words. And similarly in the second stanza, fair, wear, these both are rhyming. Fair, wear and dear, these 3 are rhymings. Claim, same, these 2 are rhyming words. Lay, day, way, these 3 are rhyming words. Black, back, they both are rhyming. Similarly, sigh, I, by, these 3 are rhyming, and hence difference, these 2 are again rhyming. So after knowing the rhyming words, we should know what is the rhyming scheme. जब आपको राइमिंग वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो राइमिंग वर्ड्स तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है. इट्स वेरी इजी. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करने हैं व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स. आफ्टर दैट यू कैन ईजिली फाइंड व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम. सी for the rhyming scheme we have to name each word like as A, B, C. हमको इन वर्ड्स को एक ही फैमिली में डालना है यूजिंग द अल्फ़ाबेट्स लाइक A, B, C, D एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल वुड को हमने नेम दे दिया A. वुड किसके साथ राइम कर रहा था, अभी आपने देखा था. वुड किसके साथ राइम कर रहा था, स्टूड के साथ. एंड स्टूड भी A हो जाएगा. एंड स्टूड एंड कुड दे आर ऑल्सो राइमिंग से दिस इज A. ये तीनों राइम कर रहे हैं तो ये तीनों को सेम अल्फ़ाबेट हम देंगे. एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं लाइक A. आफ्टर दैट बोथ एंड अंडरग्रोथ दे बोथ आर राइमिंग तो इनको हमने दे दिया B. सो ये हमारी क्या बन गई, राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम ऑफ स्टैंजा फर्स्ट इज A, B. Now move to the second stanza. See, rhyming scheme हर stanza की different हो सकती है and same भी हो सकती है. For example, fair. अब fair को हम name दे देते हैं. It is a word. इसको हमने name दे दिया A. Now claim. It is different from fair. इसको हमने दे दिया B. Then fair, wear. They both are same A. Wear, there. They both are same A. Again, claim, same. They both are same B. So again the rhyming scheme of stanza second is same like A, B. This is by chance कि फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या आई है, सेम आई है. अदरवाइज ऐसा नहीं है, डिफरेंट भी हो सकती है. एंड लुक एट दिस पॉइंट केयरफुली. ये बात आप ध्यान से सुनिए कि इसमें मैंने क्या नाम दिया है, इसको A दिया है. अगेन मैंने वुड को भी क्या दिया है, A दिया है. बट दे बोथ आर डिफरेंट, दे बोथ आर नॉट राइमिंग. वुड एंड फेयर ये दोनों राइम नहीं कर रहे, बट मैंने सेम नेम दिया है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट स्टैंजाज. हम फर्स्ट स्टैंजा की अलग बात कर रहे हैं एंड सेकंड की अलग बात कर रहे हैं. इसलिए हमने ये फर्स्ट स्टैंजा हमारा कंप्लीट हो गया. अब इसका सेकंड स्टैंजा से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हमने इसको A नेम दे दिया. इफ़ अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए इफ़ 8 लाइन्स विल बी गिवन, ये दीज 8 लाइन्स विल बी गिवन एंड यू हैव टू राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ दीज 8 लाइन्स, देन यू शुड नॉट राइट A. इधर आप A नहीं लिखेंगे फिर, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे. और ये अगर कंटिन्यूशन में गिवन है देन यू विल गिव नेम एज, ये A भी हमारा फिनिश हो गया, तब हम इसको नेम देंगे C. और ये डिफरेंट है, इसको हम क्या नेम दे देंगे, D. अगेन दिस इज C and D. So rhyming scheme of these 8 lines will become A, B, A, B, C, D, D. अभी मैंने A इसलिए दे दिया बिकॉज ये दोनों स्टैंजास क्या हैं, हम डिफरेंट कर रहे हैं, सेपरेटली कर रहे हैं. एंड मोस्टली एग्जाम्स में आपको क्या गिवन होता है, आपको 4 to 5 लाइन्स गिवन होंगी और आपको उसकी राइमिंग स्कीम बतानी है. ठीक है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है. आप जितनी लाइंस गिवन होगी सारे अल्फ़ाबेट्स अलग डिनोट करेंगे. ये अभी डिफरेंट स्टैंजाज हैं इसलिए हमने इसको ये नेम A अगेन डिनोट हमने कर दिया. नाउ मूव टू द स्टैंजा थर्ड. हेयर ले को भी हम A दे सकते हैं. ले, ब्लैक इज डिफरेंट, इट इज़ B. डे इज राइम्स विद ले, इट इज़ अगेन A. वे A. एंड
black and bag, both are same. So again the rhyming scheme of third stanza becomes A, B, A, B. Now move to the fourth stanza, the last one. Here sigh, sigh A, hence is B. Again I is rhymed with sigh, it is A, sigh, I, buy. Three of are same, then it is again A, then difference, hence difference, they both are same, so again it is B. So again the rhyming scheme of fourth stanza becomes A, B, A, B. See, the rhyming scheme of each stanza is same, but it is not compulsory that always the rhyming scheme should come same. Now let us discuss the important poetic device. Now the four main poetic device used in the poem is symbolism, anaphora, alliteration and repetition. Let us discuss each of them one by one. What is symbolism? Look at the first line of the poem. Here it is written, two roads diverged in a yellow wood. Wood means forest. So here road and wood, the word road and wood are the symbols. ये words कैसे use किए गए हैं? Symbol. Symbol कैसे? Road is a symbol of choices that we make in our life. रोड को कंसीडर किया गया, जैसे पोएट के सामने भी क्या थी, दो रोड्स थी, उसने दोनों रोड्स में से एक रोड चूज़ की थी. तो रोड क्या सिंबलाइज करता है? चॉइसेस. उसके लिए रोड थी. हमारी भी लाइफ में क्या होती हैं? चॉइसेस जो हम मेक करते हैं. एंड वुड जो फॉरेस्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स आवर होल लाइफ, कि हमारी जो लाइफ में जो हम चॉइसेस मेक करते हैं वो वर्ड्स, ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? सिंबॉलिज्म. रोड इज़ अ सिंबल ऑफ चॉइसेस एंड वुड इज़ अ सिंबल ऑफ आवर होल लाइफ. सो सिंबॉलिज्म में कौन से वर्ड्स आ गए? रोड एंड वुड. सेकेंड वन इज एनाफोरा. फॉर एनाफोरा यू हैव टू अगेन read the lines. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could. तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने क्या रिपीट किया है? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में एक वर्ड है and, which is repeating again and again at the beginning of each sentence. So this technique is called anaphora. Alright, now move to the third one, that is alliteration. Alliteration means, listen carefully, this is very important. Alliteration means occurrence of the same letter or sound at the beginning of the adjacent or closely related word. Means for example हम इधर देखते हैं wanted wear, तो occurrence क्या आ रहा है? of the same letter और sound. आप sound देखिए, wanted wear कौन सी sound आ रही है? व, दोनों में व sound आ रही है, दोनों words क्या हैं? adjacent. So this is the example of alliteration. First example हो गया हमारा wanted wear. Again that is then took the, they both are same. They are not adjacent but they are closely related. Adjacent means दोनों words एकदम साथ में हो या फिर दोनों words क्या हो? closely related हो. तो इसमें कौन सी sound आ रही है? the. तो ये दोनों भी क्या हो गए? example of alliteration. Third one is though as for that the. Again that the किसकी sound आ रही है? the. So again this is the example of alliteration. that the, and उधर हमने क्या किया था? then the, and in the stanza third it is written first for. तो क्या sound आ रही है? for. This is again the example of alliteration. first for. अब आपको ऐसा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि पूरी पोएम में हमें सर्च करना है. नो, आपको क्या होगा? एग्जाम में सिर्फ 4 लाइन्स गिवन होंगी और उसमें आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दीज लाइन्स. नाउ द लास्ट वन इज रिपीटिशन. रिपीटिशन इज़ वेरी ईजी. इसमें क्या होता है? सेम वर्ड इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. फॉर एग्जाम्पल ages and ages, ages and ages, ages and ages, both are same. So this is the example of repetition.
So I hope you all understood the poem completely along with the rhyming scheme, rhyming words and the poetic devices. Now you can easily solve the questions given in your NCERT book, and if you have any doubt then you can ask in the comment box. Thanks for watching. Goodbye. Take care.